हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एंड गेम सीरीज आपके लिए लाएंगे और एंड गेम सीरीज की शुरुआत ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कर दी थी, जिसमें हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी शुरुआत की थी और वन शॉट का लेक्चर नंबर 1 हमने दे दिया था। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था, लेकिन उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। लेक्चर नंबर 2 भी उसका आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आ जाते हैं हमारे साइंस 1 के ऊपर। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले, 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस चैप्टर के जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन करवाया जाएगा, ताकि आपको उसका कंसेप्ट फिर से पता चल जाए। और ये हमारे एंड गेम सीरीज का एक पार्ट है एंड पढ़ने वाले हम लोग चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगा, नहीं तो एक डेढ़ घंटे का वीडियो बनेगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। 1 से 2 पार्ट में बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा गारंटी के साथ। मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट में बनेगा। बच्चे कुछ चैप्टर्स जो है 300 चैप्टर पे आ गए। मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, वहां से आप देख सकते हो। मैथ्स 1 मैथ्स 2 के जितने भी चैप्टर्स है पूरे वन शॉट है, मतलब एक ही लेक्चर्स में खत्म हुए। ठीक है, तो वो आप देखते रहो। हमारे पुराने जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस है वो भी आपको हेल्प करेंगे, देखते रहो अच्छे से। साइंस के वीडियोस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। सिर्फ वन शॉट रिवीजन साइंस का बचा हुआ है, वो हम लोग करवा रहे हैं। 4th चैप्टर पे आ गए, 4-5 दिनों के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन बैंक में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस भी आपको करवाएंगे। टेंशन मत लेना, आपके राहुल सर ने जो वादा किया है ना एंड गेम सीरीज का, वो आपके लिए लेकर आएंगे। एंड गेम में है दोस्तों, तो यार एकदम धमाका तो होना ही है ना, फोड़ के आएंगे। थैनोस को मारना है कि नहीं मारना है, तो थैनोस को हरा के आना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें बेसिक तौर पे क्या क्या पढ़ना है। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक टॉपिक से जिसका नाम है दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर इन ए सर्किट। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ये लोग इसको समझ नहीं पाते और मैं थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में तो हमने बहुत आराम से एक एक टॉपिक को खींच खींच के आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आज हमारा वन शॉट वीडियो है तो इसको हम लोग थोड़ा फास्ट भी जाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर एंड हीट जनरेशन इन ए सर्किट, इन अ सर्किट। ये बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको मैं सिर्फ 10th के तौर पे नहीं पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हो मेरा जो तरीका है पढ़ाने का सिर्फ 10th के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं इस प्रकार पढ़ाता हूं कि आपके पास उस चीज का नॉलेज हो। और अगर इंसान के पास उस चीज का नॉलेज होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले, आप उसको आंसर कर सकते हो। बस आपको लिखने आना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे बच्चों को मैं काबिल बनाना चाहता हूं, रट्टा मारने वाला इंसान नहीं, काबिल इंसान बनाना चाहता हूं जिसके पास कंसेप्ट रहे, कंसेप्चुअल नॉलेज रहे। तो समझ लो, एक सर्किट, एक इमेजिनेशन में मैं क्या करता हूं, एक सर्किट ले लेता हूं, कुछ भी सर्किट ले लेता हूं। ठीक है, समझ लो एक सर्किट है, बेसिक से बेसिक सर्किट बनाना जो है वो सीख लो आप, बहुत इजी पड़ेगा आप लोग को। ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल, दिस इज माय अ बेसिक सर्किट। ये मेरा क्या है, एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें मेन होती है वो बता दूं। सबसे मेन होता है दोस्तों ये आपका सेल, दैट इज बैटरी। सेल बोलते हैं या फिर बैटरी। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कभी कभी 1 मार्क्स के लिए, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप इस प्रकार से भी डायग्राम बना के आ सकते हो। इसमें करना क्या है, आपको बस एक रजिस्टर दिखाना होता है, अगर जरूरत पड़े तो आप एक बल्ब भी दिखा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप छोटा सा एक बल्ब ऐसा जला के दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसा एक बल्ब आप दिखा सकते हो कि ये जल रहा है, ग्लो हो रहा है, ऐसा आप दिखा सकते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज द बल्ब। ठीक है, क्या है ये एक बल्ब है, ये आप ऐसा दिखा सकते हो। इसके अलावा एक की होना चाहिए। की मतलब स्विच होता है, बटन बंद चालू करते हो ना, जैसे हमारे घर पे एक बोर्ड होता है, लाइट बंद किया लाइट चालू किया, वैसे यहाँ पे स्विच होता है। इसे इसको बोलते हैं सेल। और यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन दिखा दो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से। ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा दो। ठीक है, यहां से इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये हो गया। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि आई फ्लो हो रहा होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो आई। ये क्या है, ये करंट का डायरेक्शन आपने दिखाया है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है हमारा, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सबसे पहली बात आप जानते हो कि व्हेनेवर वी आर कनेक्टेड विद बैटरी या फिर सेल से हम कनेक्टेड रहते हैं, तो उसमें से पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तरफ क्या होता है, हमारा करंट जो है सप्लाई होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर की वजह से यहां पे मेन जो मुद्दा है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना, यानी इलेक्ट्रिक करंट से कुछ तो हो रहा होगा। तो यहां पे होता क्या है कि यहां पे आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, समझ लो कि यहां पे एक करंट आपका आ रहा है। अब ये करंट यहां पे ट्रैवल किया, ये करंट यहां पे ट्रैवल किया। अब करंट जो है यहां पे ट्रैवल करने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहा होगा। इमेजिनेशन के तौर पे समझ लो, एक मेरा सीधा वायर है, ये मेरा एक कॉपर वायर है, यहां से करंट आया
और फटाफट यहां से चला गया। लेकिन अगर यही वायर को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, जिगजैग पैटर्न में कर दिया, तो यहां से करंट आ तो रहा है, लेकिन यहां पे आके इधर 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 वो क्या करेगा, बहुत बार ट्रैवल करेगा, फिर जाके यहां से पास हो जाएगा। यानी कि मुझे एक बात बताओ कि करंट दोनों में से, दोनों की वायर की लंबाई सेम ही है, समझ लो, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का वायर है। मुझे खाली एक बात बताओ कि दोनों में से सबसे ज्यादा टाइम करंट किसके पास रहेगा, कौन से वायर के पास रहेगा? तो क्लियरली आप बोलोगे कि यार सेकंड वाला जो है ना, इसमें करंट ज्यादा देर तक फ्लो होगा, क्योंकि करंट को पास होने के लिए यहां पे जिगजैग पार करके जाना पड़ेगा और यहां पे वो सीधा सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर करंट यहां पे ज्यादा देर तक रहेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे आपका करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसा आप जानते हो एक बल्ब होता है, बल्ब, ठीक है ना, अगर बल्ब 5 मिनट के लिए जला दो उसको, मतलब बटन ऑन कर दो, 5 मिनट तक बल्ब ग्लो हो रहा है, उसको टच करना तो आपको गर्म नहीं लगेगा। लेकिन वही बल्ब 2 घंटे 4 घंटे से जल रहा होगा, उसको टच करना बल्ब को जाके, तो आपको चटका लगेगा। यानी कि वो बल्ब इतना गर्म हो गया होगा। क्यों गर्म हो गया होगा? क्योंकि जितना देर तक कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, कोई भी वायर में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट करंट वहां पे फ्लो होने की वजह से वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी वी कॉल्ड इज एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट जनरेट होता है, हीटिंग इफेक्ट है उसका, और यही चीज का हम फायदा उठाते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं जिससे हमें फायदा हो सके। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेस हमें चाहिए होते हैं ना, स्त्री करते हो, स्त्री बटन चालू किया गर्म हो गया, स्त्री कर लिया उससे, बटन चालू किया गीजर ऑन हो गया, पानी गर्म हो गया, बटन चालू किया इलेक्ट्रिक कुकर खाना बना लिया। तो ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और ये जो पहला टॉपिक था एनर्जी ट्रांसफर किस प्रकार हो रहा है, ये आप अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बैंक के भरोसे सिर्फ मत रहो। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, जैसे मैं हमेशा बोला था कि क्वेश्चन जो बैंक दिया हुआ है उसमें से 70% पूछे जाने के चांसेस है। मैंने जो क्वेश्चन बैंक दिया उसमें से मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि 80 to 90% पूछने के चांसेस है, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वहां पे दिए हुए हैं और उसमें से कुछ निकाल के भी दिए हुए हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 90-95% श्योर लाना है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा स्किल्स भी आने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे और तो ही आप कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे अलग तरीके से, तो भी आप उसका जवाब दे पाओगे। तो समझ लो ये क्वेश्चन बैंक में था ही नहीं और आपको पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप यहां पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने समझाया। और या फिर पूछ सकता है कि हाउ द हीट इज जनरेटेड इन ए सर्किट, कैसे जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए और आप एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए अब इसको मैं रफ करता हूं, फिर हम लोग जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। बहुत फास्ट जाना है हमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका मैं ज्यादा टाइम लूं, क्योंकि टाइम आपके लिए कीमती है, मेरे लिए तो है ही दोस्तों, लेकिन आप लोग के लिए इस वक्त काफी ज्यादा कीमती है। बड़े बड़े लेक्चर वीडियोस देखना भी मत, अपना टाइम वेस्ट मत करना। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा वीडियो मत देखो। वही टाइम को यूटिलाइज करो और उसको याद करने में लगाओ, ताकि आपका मार्क्स अच्छे आ सके। ठीक है, ये मैं हमेशा आपसे एक चीज बोलूंगा। चलो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा लेता हूं। चलो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। और आपको जो भी चीज लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखने में अभी टाइम वेस्ट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसको वहां से पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, मोबाइल फोन में, आपके स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट लेते जाना। और जो लोग लैपटॉप वगैरह में देख रहे हो, वो लोग आपका जो प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आता है उसमें भी स्क्रीनशॉट होता है ना, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन करके वहां से देख सकते हो, या फिर उधर से उसको पॉज करके मोबाइल से फोटो खींच लो उसका। ये सब चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हो कि हीट तो जनरेट होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि चलो हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन ये हीट जनरेट होने के पीछे भी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। एग्जाम में कम चांस है पूछने का, लेकिन इसको समझ लो। जैसे कि आप एक चीज जानते हैं कि पावर जो होता है दोस्तों, इसका एक बेसिक मीनिंग होता है। पावर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एनर्जी, कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी पावर इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम सिंपल तौर पे बोलेंगे, एनर्जी का मतलब होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, जो भी वोल्टेज होता है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी, एंड टी का मतलब होता है टाइम, तो वी क्यू अपॉन टी। बट एक चीज हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है दोस्तों, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी कि करंट इंटू टाइम का मतलब होता है चार्ज। तो यहां पे क्यू के जगह पे मैं आई टी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। क्यू के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई टी लिख सकता हूं। तो यहां पे क्यू के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आई टी। यहां से टी और यहां से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास वी आई बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ वी आई, यानी कि इधर पे बच गया वी मल्टीप्लाई बाय आई, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। ये आपको इतना समझ में आ गया बेसिक तौर पे। देखो मैं फास्ट भी जा रहा हूं, ठीक है ना, बाकी सब चीज आप जानते हो, ये सब चीज हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया है। जो बच्चा हमसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूं दोस्तों,
कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, बचपन से मतलब जब से मैंने चैनल शुरुआत किया, मेरे कहने का मतलब वो था, तो जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि हमने आपके लिए कितना मेहनत किया है, ठीक है ना, दिनों रात एक कर दिया हमने, पूरा का पूरा साइंस आपके लिए पढ़ाया है, पूरा मैथ्स आपके लिए पढ़ाया है, पूरा एसएसटी आपके लिए पढ़ाया है, मतलब और क्या चाहिए आपको, इंग्लिश ग्रामर हमने पढ़ा दिया है, हर एक चीज हमने प्रोवाइड किया, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ द राइटिंग स्किल प्रोवाइड किया है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिप्स एंड टिक्स जो भी होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे सॉल्यूशंस में, वो आपके लिए हमने बनाया। मतलब इतना ज्यादा मेहनत यार मुझे लगता नहीं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन करता होगा। मैं अकेले के दम पे ये सब चीज कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं, क्या स्वार्थ है मेरा यार? मैं बस एक ही चीज चाहता हूं जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि मेरे बच्चे यार लाइफ में आगे बढ़े, मेरे बच्चों के पास ऐसा नॉलेज हो जाए जो हर एक के पास हो, कंसेप्चुअल नॉलेज इतना स्ट्रांग हो जाए कि यार वो रट्टी वाली चीजों के ऊपर ध्यान मत दे। बहुत सारे लोग रट्टा मार के 90% लाते हैं, 11th 12th में फिर फुस हो जाते हैं, अच्छे कॉलेज में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। मैं आपको काबिल इंसान बनना चाहता हूं कि आप 10th से लेके 12th से लेके इंजीनियरिंग या फिर जो भी आप करते हो वो उसमें भी टॉप करो और उसमें भी हायर लेवल पे जाओ। दैट इज माय मेन गोल दोस्तों। ये चीज समझो और ये चीज अपने आप में अंदर इंप्लीमेंट करो। क्या करना है, मेन गोल क्या है? लाइफ बहुत बड़ी है, हर एक के बोलते हैं ना एक एक फेज के बाद एक एक कठिनाइयां आएंगी आपके लाइफ में। सिर्फ यही आपका कठिनाई नहीं है, 10वीं के पास करने के बाद कई सारी कठिनाई आएगी। वो सब चीज के लिए मैं आपके लिए खड़ा हूं यहां पे, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट जाएंगे वापस से। तो पावर इज इक्वल टू वी आई, ये आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर बात करेंगे, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमारा हीटिंग इफेक्ट भी आ जाता है। तो एक्चुअल में हीट का एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत पहले से आप समझते होंगे कि हीट इज नथिंग बट, अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ लो जैसे मैंने बोला कि पावर सप्लाई हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज नथिंग बट द पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यार पावर का तो मतलब हमें पता है ना, वी आई। तो ये पी के जगह पे मैं वी आई लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी वी आई, और ये टी तो पहले से ही है तो ये हो गया वी आई टी, यानी हीट इज इक्वल टू वी आई टी। समझ में आ गया? हीट क्या हो गया, हीट का मतलब हो गया वी आई टी। लेकिन एक चीज और हम जानते हैं दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, हमने 9th में पढ़ा था। यानी कि ये अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है तो हम एक चीज यहां पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, I इज इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते हैं। जब V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, और ये I के जगह पे V बाय आर में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये I के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, V बाय आर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, V मल्टीप्लाई बाय V मतलब हो गया V स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय T नीचे R आ गया। ये समझ में आया, V स्क्वायर T बाय आर, इतना समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा चीजें है ये। अब यहां पे एक और चीज अगर आप देखोगे, हम एक और चीज जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? कि V का मतलब IR होता है ना। V का मतलब क्या होता है, IR होता है। तो V के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, IR, यानी कि हीट जिसको हम लोग H बोलते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V के जगह पे मैं लिखूंगा IR, तो ये हो जाएगा IR का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R। अब इसको सॉल्व कर लो, I का स्क्वायर I स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय T नीचे R हो गया। अब ये एक R और ये इसका R स्क्वायर का एक R कट हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये I स्क्वायर, ये R और T, ये क्या बचेगा, I स्क्वायर R और T। तो एक्चुअल में हमारा इधर पे फॉर्मूला क्या बना, H is equal to I square RT, and this is the main formula to calculate the heat energy in any electrical circuit। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि what is the formula for calculating the heat energy in any electric circuit, you can directly write it as H is equal to I square RT, यानी करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों, मैं समझा रहा हूं क्योंकि अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये सब आपको मतलब नॉर्मली गिने चुने क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हैं वही सब कराते हैं। लेकिन यार कभी सोचा है आपने कि अलग से क्वेश्चंस भी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा सकते हैं, अलग से इंपॉर्टेंट, जो हमारे टेक्स्ट बुक में ही होते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको ये चीज समझाया, तो इसको देख लेना, समझ लेना, बहुत सिंपल सा फंडा है। एक फॉर्मूले से दूसरे से तीसरे से चौथे, इस प्रकार करना है, कुछ नहीं है, नया नहीं है। आपने एक फॉर्मूला बना लिया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसका एक पावर का जो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीट जो पढ़ा हमने अभी, इसका क्या होता है दोस्तों, एक यूनिट होता है, ठीक है ना। यूनिट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप एक चीज समझते हो दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं कि पावर का ना एक और फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। अब मुझे एक बात बताओ, पावर जो है ये V का मतलब क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है दोस्तों, वोल्ट्स, ये आप जानते हो। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये हो जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर, यानी कि पावर का यूनिट हो जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर, ठीक है। अब ये जो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर, इसको अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो एक वोल्ट का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों 1 जूल पर सेकेंड। एक वोल्ट का जो मीनिंग होता है दोस्तों, सॉरी, 1 जूल पर 1
कुलम, ठीक है ना। और एम्पियर का जो यूनिट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, यहां पे एक तरीके से बोलूंगा, ये हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और सिर्फ और क्या बचेगा यहां पे, देखो कैंसल आउट कैसे हो रहा है, ये 1 कूलम और ये 1 कूलम कैंसल, तो ऊपर बचा 1 जूल और नीचे बचेगा 1 सेकेंड। ये हो जाएगा 1 जूल पर 1 सेकेंड, और 1 जूल पर 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वैट। यानी कि आपने डिराइव कर दिया कि यूनिट जो होता है पावर का, वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, निकाला हमने वैट। कैसे निकाला, कोई पूछेगा ना, एक्सप्लेन हाउ द पावर, हाउ द यूनिट ऑफ पावर इज वैट, तो आप ये बता सकते हो। क्या बताने का कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, वी का यूनिट होता है वोल्ट, आई का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्ट को हम लोग लिखते हैं 1 जूल पर 1 कुलम्ब, एम्पियर को लिखते हैं हम लोग 1 कुलम पर 1 सेकेंड, इसमें से 1 कुलम और 1 कुलम कैंसिल हो गया दोनों को, और बचेगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का एक्चुअल में मीनिंग होता है वॉट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा फंडा है, तो आपने ये पावर भी बता दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको आप देख लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलो अभी इसको मैं मिटा दूं, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान लगा के देखोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। चलो अब एक और चीज हमें समझना है दोस्तों, जो आप लोग को नहीं पता है, कि आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन कभी देखा आपने, शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बनाया था, वो तो आपको बनाना ही है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप एक चीज समझ लो कि हमें एक चीज पता है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टर, जो इस प्रकार से होते हैं रेजिस्टर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसके वजह से ही आपके करंट वहां पे सप्लाई ज्यादा टाइम तक होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ये आप बता सकते हो। और हीटिंग इफेक्ट के जनरेट होने के वजह से ये जो फंडा है, हीटिंग इफेक्ट जो फंडा है, ये हमें बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस के आप नाम बता सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिक कुकर, ठीक है, इसके अलावा आपके जो आप ये करते हो, इस्त्री करते हो, क्या बोलते हो इसको, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे मैंने बोला, कंसेप्ट पता है तो एग्जांपल खुद बना लोगे, रट्टा नहीं मारना है, अगर भूल गए तो फिर क्या, कुछ याद ही नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट पता है तो हर चीज याद आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, ठीक है ना, ये सभी चीज एक्सेट्रा में लिख देता हूं यहां पे, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। तो अप्लायंसेस में यूज होता है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो यहां पे कि जो आपके इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉयलर होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब चीज में क्या होता है, ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, यानी ये टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं अंदर, अंदर जो भी अप्लायंसेस होते हैं ना, उसमें सर्किट लगे होते हैं। जैसे आप अगर खोल के देखोगे, इसको खराब मत करना आपने, तो घर के अप्लायंस को लगे टेस्टर से और पकड़ से खोलने लग गए और पूरा खराब करके रख दिया, फिर मम्मी जाके झाड़ू से मारेगी, वैसा मत करना, खराब मत करना। लेकिन इनकेस अगर कभी खराब हो जाता है, वर्किंग में नहीं है, तो उसको आप बाद में खोल के देख सकते हो, आपको वहां पे एक बोर्ड दिखेगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसमें पूरा आपके एलॉइंग से वहां पे सोल्डरिंग किए होते हैं, सर्किट मिलेगा आपको, रजिस्टर भी देखने मिल जाएंगे, ऐसे अलग से रजिस्टर रहेंगे इस प्रकार से ना, ऐसे कलरफुल, बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, ऐसे कलर कोड्स होते हैं उसमें, इसमें ऐसे कलर कोड्स होते हैं, विबग्योर जैसे, मतलब जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार के अलग अलग कोड्स होते हैं। वो कोड्स आप लोग 12th में पढ़ोगे, हर एक का एक वैल्यू होता है, कैलकुलेट करना होता है, ये 12th में आपका आएगा फिजिक्स में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप हायर स्टैंडर्ड में और बढ़ोगे ना आगे, ट्रस्ट में, आपके राहुल सर आपके साथ में 12वीं तक है, 12वीं के बाद भी हमने लॉन्च करने वाले हैं कोर्सेज। अब अलग बात है, जब भी आप ग्रेजुएशन में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, राहुल सर खुद इंजीनियरिंग प्रोफेसर थे, एक कॉलेज में पढ़ाते थे, ठीक है, 2 साल 3 साल पहले की बात है ये। वो सब क्यों छोड़ा, आप लोग के लिए यहाँ पे छोड़ा है मैंने, लेकिन ट्रस्ट में आप लोग जैसे जैसे ग्रो हो जाओगे, हम लोग भी बहुत सारी चीजें अपग्रेड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, न्यू चैनल्स भी लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट हम आपके लिए ना स्टार्टिंग से लेके छोटे से छोटे स्टैंडर्ड को पकड़ के यार बड़े से बड़े स्टैंडर्ड तक आपका साथ देंगे, ताकि यार हम आपको हर एक लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो पैसे जो आपके सेव होंगे ना, वो आप अपने फ्यूचर स्टडीज में और बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने में लगा सकें। ठीक है दोस्तों, बस यही मेरा एक उद्देश्य है कि आप बड़े से बड़े पोजीशन में बैठो एक न दिन, और हमारे देश में इतने सारे ऑफिसर्स बने, इतने सारे अलग अलग पोस्ट पे बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, और कई सारे काबिल लोग बने, ताकि हमारा देश जल्द से जल्द आगे बढ़ पाए और हमारा देश जो है फ्यूचर में अमेरिका के लेवल पे आ पाए। बस यही सपना है, ठीक है। तो अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब हो गए, ये सब चीजें लग रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रिक कुकर होता है, यहां पे ना
जैसे मैंने बोला कि रेजिस्टर्स होते हैं, तो रेजिस्टर्स भी किसी न किसी वायर से बनते हैं, तो एक्चुअल में ये बनता है नाइक्रोम वायर से। ये आपको याद रखना है, नाइक्रोम वायर से बनाया जाता है। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज वगैरह मैच द फॉलोइंग कोरिलेशंस में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक कुकर में कौन सा वायर लगता है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक कुकर में क्या लगता है, नाइक्रोम वायर लगता है। ये याद रखो दोस्तों, ये आपको कोई बताता नहीं अंदर की बातें, तो इसको ये सब चीजें याद रखना। छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग को मैं बार बार बोलता हूं टेक्स्ट बुक्स रीड किया करो, वो लोग नहीं करते, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताओ कि ये वीडियो में वन शॉट के अलावा अंदर इतनी सारी क्वालिटी वाली चीजें मिल रही है ना, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कुकर नाइक्रोम वायर से आपको मिलेगा। साथ ही में आप एक चीज जानते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, आपने देखो पुराने जमाने में बल्ब होता था, येलो कलर का लाइट फेंकता था, 100 वाट का बल्ब जिसको बोलते थे हम लोग, ठीक है ना, 100 वाट का बल्ब। तो 100 वाट के बल्ब में ना एक फिलामेंट्स होता था जिसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। जैसे कि मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। लेट्स सपोज कि आपका समझ लो ये बल्ब था। अब ये बल्ब है ना, नॉर्मली क्या होता था, दो ऐसे डंडी निकले होते थे और ये डंडी में ना ऐसा एक वायर लगा हुआ रहता था। ये वायर जो होता था ना, ये वायर एक्चुअल में किससे बनता है, टंगस्टन करके एक मटेरियल है। और आपको एक चीज बता दूं फैक्ट, टंगस्टन का जो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, नॉर्मली इसमें जो हीट होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मतलब सोचो यार कितना ज्यादा गर्म होने के बाद वो जो नॉर्मली है टंगस्टन का जो वायर है ब्रेक होता है। पर एक बार जो ब्रेक हो गया तो उसके बाद क्या होता है, वो बल्ब खराब हो जाता है। कभी कभी वो हिलने के वजह से, डिस्टर्बेंस के वजह से भी टूट के गिर जाता है, तो बल्ब खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें याद रखना है। हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, माइका, ठीक है ना, माइका करके क्या होता है, एलिमेंट होता है, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स हो गए, इस प्रकार के एलॉयज हो गए, ये लगाए जाते हैं एज ए रजिस्टर मटेरियल, एज ए रजिस्टर लगाते हैं, ताकि जब उसमें से करंट पास हो जाएगा तो वो उसको गर्म कर देगा। वायर एक बार गर्म हो गया तो पूरा आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गर्म हो जाएगा, जिसका एक अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे कुकर का यूज आप खाने बनाने के लिए यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन का कपड़े प्रेस करने के लिए करते हो, और बल्ब का आप रोशनी के लिए करते हो। तो ऐसे ही अलग अलग अप्लायंसेस में ये हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि क्या होता अगर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं मिलता, तो क्या होता अगर ये नहीं होता, ना हमारे पास इलेक्ट्रिक के यूज करने के कुछ साधन होते हीटिंग इफेक्ट के, जैसे ना प्रेस होता ना टंगस्टन होता। नहीं तो वही लोग पुराने जमाने में प्रेस जो होता था जिसमें कोयला जला के प्रेस करते थे, इस्त्री करते थे। आज भी कहीं आप जाओगे लॉन्ड्री वाले के पास तो वो लोग कोयला वगैरह डाल के करते हैं, लेकिन बहुत टाइम लेता है हीट होने में। लेकिन ये क्या है, बटन चालू किया, विद इन 2 मिनट्स गर्म हो गया, प्रेस कर लिया, फटाफट तैयार, कपड़ा रेडी, ठीक है ना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? तो हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। अब हीटिंग इफेक्ट तो चलो क्लियर हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छा समझा दिया, चलो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग के अलावा भी कोई और इफेक्ट है क्या? यस, देयर आर सो मेनी इफेक्ट। तो एक और बहुत बेहतरीन इफेक्ट है हीटिंग के अलावा, जो कि है दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा एक फंडा है। और शायद आप जानते भी होंगे, जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स हम देख चुके होंगे उनको पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है टेंशन मत लेना, फिर से हर एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था हीटिंग इफेक्ट, ये बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। ओके, अब ध्यान लगा के देखना दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझो इसको, ध्यान से समझो। अब जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मेरे पास क्या है, यहां पे एक सर्किट है। एग्जांपल के तौर पे क्या बना रहा हूं, यहां पे मैं एक सर्किट बना रहा हूं, समझ लो, प्लस माइनस, ठीक है। यहां पे क्या बना रहा हूं मैं, एक सर्किट बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं एक प्लग की बना देता हूं, ये एक सर्किट है। वैसे सेम एक और सर्किट बना रहा हूं, ठीक है ना, एक और सर्किट बना रहा हूं। यहां पे फिर से मैं क्या बना रहा हूं, एक प्लग की बना रहा हूं, मतलब स्विच होता है, इज नथिंग बट स्विच, जो ये मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। अब ये दोनों में देखोगे तो ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, समझ में आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट सप्लाई हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दैट थिंग, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है, इस प्रकार से करंट सप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे करंट कैसा होगा, यहां पे इस प्रकार से सप्लाई हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? अगर आप ये चीज पहले समझ पा रहे हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले तो ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस समझो। डिफरेंस आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा दोस्तों कि यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और यहां पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, समझ में आ रहा है। करंट यहां पे इस प्रकार फ्लो हो रहा है, और यहां पे आप देखोगे तो इस प्रकार करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, आई फॉर करंट। ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये करंट के अलावा यहां पे मैं कुछ मैग्नेट्स को क्या करता हूं, प्लेस कर देता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेट को
प्लेस कर देता हूं। यहां पे मैं डब्बे में एक मैग्नेट लगा देता हूं जिसका कोई डायरेक्शन रहेगा, तो समझ लो मैं डायरेक्शन यहां पे डाल देता हूं नॉर्थ एंड साउथ। यहां पे सेम मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक नीडल को यहां पे मैं प्लेस कर देता हूं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया। अब यहां पे आप जब ऑब्जर्व करोगे, तो एक चीज आपको क्या समझ में आएगा पता है, कि वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से आपका ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो फ्लक्चुएट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताया कि जब भी हमारा जो वायर होता है जिसमें से करंट पास होता है, तो वो करंट पास होने की वजह से वहां पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। सेम उसी प्रकार जब भी कोई करंट वायर में से पास होता है और अगर उसके आसपास मैग्नेट है, ठीक है, तो उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। या फिर उसका उल्टा, अगर वायर है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसके आसपास कोई भी एक कंडक्टर है, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा साधारण सा फंडा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि यहां पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, इस करंट का डायरेक्शन इस तरफ होने से आपका ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, वो यहां पे फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि ये जो होगा कांटा, ये जो नीडल होगा, समझ लो ये कांटा होगा ना आपका, अब ये ऐसा था, अब ये आपका ना इस तरफ से, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, इस प्रकार से है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये आपका जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस प्रकार डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इस प्रकार डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ऐसा जाएगा, साउथ नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन वही यहां पे अगर कंसीडर करोगे तो यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ है। समझ में आ रहा है? टोटल डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां पे एक्चुअल में क्या होगा कि जो आपका करंट का डायरेक्शन इधर था, दैट्स वाई जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। यानी कि ये आप समझ लो ये कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, यानी कि ये अभी ऊपर उठ रहा है, ये आपका नीचे उठ रहा है। तो इससे एक चीज क्लियर क्या पता चला, ये एक्सपेरिमेंट से एक चीज आपको क्या समझा, कि कहीं पे भी करंट जब पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसके डायरेक्शन के वजह से भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। एंड ये बहुत कम लोग जानते थे। समझ में आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स एंड मैग्नेटिक नीडल आल्सो डिफ्लेक्ट, एंड द अकॉर्डिंगली उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। इतना समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से। और यही पूरा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिसके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसे ही कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहते हैं इसको? ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें बोलते हैं। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट है, इसके वजह से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलो, ये चीज समझ में आ गया ना? चलो मिटा रहा हूं। ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये आपको मुझे समझाना था भाई, और कुछ नहीं। एग्जाम में पूछेगा तो आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी था उसको ड्रॉ करना। ठीक है, अब एक चीज और समझने की कोशिश करो। समझ लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, मेरे पास क्या है दोस्तों? ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है ना। अब ये कार्डबोर्ड में मैं क्या कर रहा हूं ना, एक वायर जो है ना वो इस प्रकार से ले रहा हूं, यहां से बीच में मैंने होल गिराया और यहां से वायर जो मैं है ले रहा हूं, और यहां से मैंने इसको ना एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है। ये वायर को मैंने क्या किया है, एक सर्किट में यहां से होल डाल के, होल देखो समझ में आ रहा है? ये कार्डबोर्ड है आपका, एक पुट्ठे का टुकड़ा है, ठीक है ना, पुट्ठा एक कागज का टुकड़ा मोटा सा, उसमें से होल गिरा के मैंने अंदर से वायर निकाला हुआ है। एंड ये वायर जो है आपका कनेक्टेड है, समझ लो ये आपका की होगा, ये आपका कनेक्टेड है किसी एक पहले तो रेजिस्टर्स होगा उसमें, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई आपका ये होगा बैटरी होगा, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? ओके, अब ये बैटरी से कनेक्टेड है, समझ लो प्लस माइनस होगा, ये रजिस्टर आर होगा, ठीक है, और ये आपका की होगा, स्विच बोर्ड। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि वेन एवर वी आर प्लेसिंग इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें आपका करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो जब भी क्या हो जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होगा। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या रखा था, यहां पे कहीं पे ना, यहां पे आपने एक नीडल रखा हुआ था, एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। तो जैसे यहां पे आप करंट का डायरेक्शन, करंट जब फ्लो करवाओगे तो करंट के फ्लो होने के वजह से, ठीक है, करंट के फ्लो होने के वजह से क्या होगा कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि उसके ऊपर एक मैग्नेटिज्म महसूस होगा उसको। लेकिन जब आप वो करंट का जो फ्लो करने का डायरेक्शन है वो चेंज कर दो, या फिर जो करंट का जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक नीडल जो होगा वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मैं उस वैल्यू को, जो करंट जो सप्लाई हो रहा था इसमें, अगर वो वैल्यू को ही कम कर दूं, तो वैल्यू जब कम हो जाएगा तो यहां पे भी जो नीडल था वो क्या हो जाएगा,
डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां तक जो आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अगर पहुंच नहीं पाएगा तो मैग्नेटिज्म वहां तक नहीं आ पाएगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक साधारण से एक्सप्लेनेशन में अगर मैं ये पूरा कंप्लीट करूं तो इससे आपको एक चीज अंदाजा क्या मिल गया कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना स्ट्रांग करंट पास करोगे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, जितना कम मैग्नेट पास करोगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड भी पास होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत आसानी से फंडा है। इसमें आप आयरन फिलिंग्स लगा सकते हो, छोटे छोटे जो लोखंड के टुकड़े होते हैं ना, पीसेस, वहां पे लगा सकते हो। तो ये भी क्या बन जाएंगे, एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, यानी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल वहां पे जनरेट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। और इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है दोस्तों? राइट हैंड थंब रूल। देखो ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल ये एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छे से देख लेना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? देखो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कि समझ लो कि आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें से करंट पास हो सकता है। ये आपका क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथों में लिया, राइट हैंड के हाथ में, और इस प्रकार इसको फोल्ड कर लिया। दिख रहा है? मैंने इस प्रकार इसको फोल्ड कर लिया है, अच्छे से अपनी उंगली को इस प्रकार इससे फोल्ड कर लिया है, और मेरा थंब जो है ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, हमें कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमारे राइट हैंड से इस तरह से होल्ड करना है कि हमारा जो थंब होगा वो किसकी तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो थंब जा रहा है वो हमें बताएगा किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझो इसको ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या था? एक करंट था, सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर था। यहां पे मैंने इसको होल्ड किया। तो अब मुझे कोई पूछेगा कि बताओ कि ये कंडक्टर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। यानी कि समझ लो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो यही चीज हमें जस्टिफाई करना है कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो थंब है वो थंब बताएगा कि दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन इज गोइंग अप, दैट इज द इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। और वही जो हमारा फिंगर जो कर्ल हुआ है ना, ये जो फिंगर आप देख पा रहे हो, ये जो फिंगर आपका ये घूम रहा है ना, ये जो राइट हैंड है आपका, ये इसको पकड़ा और ये कर्ल हो गया। कर्ल हो गया मतलब गोल घूम गया। तो ये जो गोल घूम गया डायरेक्शन, इट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है वो? फिंगर्स कर्ल जो हो रहे हैं, फिंगर कर्ल जो हो रहा है, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना याद रख लोगे ना कि थंब आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताता है, और फिंगर जो कर्ल हुआ है ना, कर्ल फिंगर, घुमा हुआ फिंगर जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। सिर्फ इतना भी लिख के आ जाओगे, आपका राइट हैंड थंब रूल का मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, जैसा आपकी आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा। ऐसा एक हाथ बना लेना और उसमें करंट दिखा देना। समझ लो ये आपका हाथ है, ये आपका थंब है, दिख रहा है थंब जैसा, और यहां पे आपने एक कंडक्टर पकड़ा हुआ है, इस प्रकार से ऐसा एक दिखा देना। ठीक है ना? मेरा हाथ बरोबर दिख रहा नहीं है वैसे, इस प्रकार से पकड़ के दिखा देना। आप डायग्राम अच्छा बनाते होंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लेना, डायग्राम बना दोगे तो हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको देख लो। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी हमने दिया हुआ है। ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, और जल्द से जल्द ये लेक्चर को भी समाप्त करेंगे क्योंकि हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहते। अब मैं इसको मैं रफ कर रहा हूं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने राइट हैंड थंब रूल को भी एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। ठीक है? चलो मिटा रहा हूं अब इसको। अब ध्यान लगा के देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा उसमें हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया, अब मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ लिया। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, करंट के एक सर्कुलर लूप में जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है? तो हमारा एक हेडिंग है यहाँ पे, एक टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट through a circular loop of a conducting wire, through a circular loop of conducting wire। अब इसका मतलब क्या होता है? एक डायग्राम से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान लगा के देख लेना। ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। क्या बोला मैंने बहुत अच्छी तरीके से? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है,
ठीक है, थ्रू अ सर्कुलर लूप। मतलब इससे एक चीज अंदाजा क्या मिला कि वेन एवर देयर इज ए कंडक्टिंग वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो एक सर्कुलर पैटर्न में, एक सर्कुलर लूप में क्रिएट होगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेम यहां पे क्रिएट होगा। एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ कार्डबोर्ड टाइप, ठीक है ना, एक पीस है, यहां पे समझ लो। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है ना, एक इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, चलो फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें आपके कुछ रजिस्टर रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बैटरी रहेगा, ठीक है ना, बैटरी आप लगा दो, स्विच रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट पे ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है ना वो क्रिएट होने लगेंगे, यानी कि इस प्रकार से आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो क्रिएट होने दिख जाएंगे। ठीक है, और यहां पे आपका एक डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन में आपको यहां पे दिखा देता हूं, एंड फिर से यहां पे भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है आपको वो देखने मिल जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक पॉइंट में पी ले लेता हूं, दिस पॉइंट में क्यू ले लेता हूं, इससे क्या पता चल रहा है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट के अकॉर्डिंग, तो जैसे मैंने बोला कि हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ा हुआ है और उसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब वो करंट पास हो रहा है, समझ लो लूप से, ठीक है, देखो ध्यान से, दिस इज अ लूप, करंट पास हो रहा है। अब होता क्या है बेसिकली कि जब भी कोई कंडक्टर के अकॉर्डिंगली करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक सर्कुलर लूप में प्रोड्यूस होगा। ये समझ लो, कभी भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्कुलर लूप में, जैसा कि आपको ये दिख पा रहा होगा। एंड जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वो जो सर्कल होगा वो और बड़ा होते जाएगा। क्यों बड़ा होते जाएगा, क्लियर कट रीजन है कि वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, जो उसका मेन मुख्य केंद्र बिंदु है, वहां से हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और उसका जो सर्कल्स होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। मतलब इससे एक और चीज हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहां पे क्लियर कट में बताने की कोशिश करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक इंटेंसिटी होगा, क्योंकि हर एक का एक इंटेंसिटी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है एक कोई भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है, कितना अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से जा रहा है, फ्लो हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, दैट इज नथिंग बट द इंटेंसिटी। तो कोई पूछेगा कि कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो रहे, तो आप क्या बोलोगे, कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से जा रहा है। और ये टोटली करंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इंटेंसिटी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द करंट सप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सर्किट। समझ में आ रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही में इससे एक चीज पता चलता है कि जितना अमाउंट ऑफ टर्न हम लोग लूप्स में डालते हैं, जो लूप होगा जिसमें जितना उसमें टर्न रहेगा, जितना उसके अंदर टर्न रहेगा उतना ही ज्यादा हम उसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो उतना अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर पास होना पड़ेगा, और उतना ज्यादा करंट पास करने के लिए उस वायर के अंदर वो करंट भी उतने टाइम तक होना चाहिए। तो हमें वो वायर को क्या करना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, लूप में डालना पड़ेगा। अब लूप में डालना मतलब इस प्रकार से स्प्रिंग जैसा डालना, और स्प्रिंग जैसा डालना तभी तो वायर उसके वायर के अंदर से करंट ज्यादा समय तक पास हो जाएगा और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसका मतलब हमें अगर एन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें एन टाइम्स वो वायर को भी क्या करना पड़ेगा, लूप में डालना पड़ेगा। और यही सब चीजें हैं दोस्तों, एन नंबर ऑफ टर्न्स करना पड़ेगा लूप में, मतलब एन नंबर ऑफ टर्न होना चाहिए उसके अंदर, तभी ये चीज होगा। और ये चीज हमें सेटिस्फाई करवाता है एक और एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, ये आपको समझा, ये आपको समझा। अब इसी से रिलेटेड है हमारा सोलेनॉइड, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमें एन नंबर ऑफ टाइम्स टर्न करना पड़ेगा उस वायर को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यानी एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकें, तो उसके लिए हमें कुछ वायर लेके और उसको मल्टीपल टाइम टर्न करना पड़ेगा। तो मल्टीपल टाइम टर्न करना यानी कि एक स्प्रिंग जैसा चीज हो जाएगा, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड है क्या, उसका क्या कंसेप्ट है, आज का आखिरी टॉपिक, इसको देख लो फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, और सोलेनॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन पूछेगा, डायग्राम पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, लेकिन सोलेनॉइड के ऊपर पूछता है। ठीक है, चलो इसको मैं करा देता हूं, फिर हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। चलो ये हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, हो गया, ये समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आपको मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए करंट इन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो समझो इसको, चलो फटाफट से हेडिंग डाल देते हैं। आखिरी टॉपिक आज के इसका, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। किसके से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू अ करंट, लेकिन किसके अंदर, इन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर कैसा होगा ये देखो थोड़ा ध्यान से, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले मुझे डायग्राम बनाने दो। लेट्स सपोज जैसे मैंने बोला यहां पे इसके पहले वाले टॉपिक में कि हमें वो वायर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स टर्न करना पड़ेगा। एन नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, उस वायर को टर्न कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे टर्न कर दिया। अब टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक सर्किट से कनेक्ट करेंगे, करेक्ट है। उसको एक सर्किट से हम लोग क्या करेंगे, उस वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो चलो मैंने कनेक्ट भी कर दिया उसको, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट होने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, इसी के अंदर से आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो किस प्रकार से क्रिएट हो जाएंगे, यहां पे समझ लो आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे उसी प्रकार उसके नीचे से भी आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान लगा के देखो दोस्तों, ये आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट हो गए एंड इसी में से आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक डायरेक्शन हम दे देते हैं, समझ लो, एक डायरेक्शन हम दे देते हैं यहां पे, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या हो रहा है यहां पे। मेन क्या था आपका, दूसरा मार्कर लेता हूं, मेन क्या था, कहां गया, हाँ मेन क्या था आपका, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक्चुअली क्या है, मेन यहां पे सोलेनॉइड जो मैं आपको बता रहा हूं, सोलेनॉइड क्या है कि व्हेन ए कॉपर वायर, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं आपस से आपको डार्क करके दिखा रहा हूं, व्हेन ए कॉपर वायर इट्स टर्न मल्टीपल टाइम, यानी एन नंबर ऑफ टाइम उसको मैं टर्न कर रहा हूं कि वो एक स्प्रिंग जैसा दिखने लग रहा है, ठीक है। यानी कि मैं एक कॉपर वायर को इस प्रकार टर्न कर रहा हूं कि वो एक स्प्रिंग के जैसा दिखने लग रहा है और वो चेन के लूप जैसा आ गया है। तो उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, सोलेनॉइड बोलूंगा। इतना तो समझ में आ गया। और क्यों हमें करना था, ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को बढ़ा सके, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा इसके पहले के टॉपिक में, इफ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू टर्न द वायर इनटू एन नंबर ऑफ टाइम सो दैट एन नंबर ऑफ मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड हमें जो है वो मिलेगा। तो हमने वही किया। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया ये सोलेनॉइड में से, कैसे पास हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस, दैट इज नथिंग बट द बैटरी एक हमने लगाया हुआ है, सेल लगाया हुआ है। तो जैसे ही इस सर्किट के अंदर ये जो वायर्स है इसके अंदर से आपका जो करंट है वो पास होने लगेगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो हमने इस प्रकार दिखाया हुआ है ऊपर नीचे। ये सब क्या है, ये सब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं नॉर्मल तौर पे, ये हमें क्या बताता है कि ये हमें बार मैग्नेट के बारे में भी बताता है कि बार मैग्नेट में किस प्रकार से आपका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आपका जो करंट है वो फ्लो होता है। और ये सेम प्रॉपर्टीज जो होती है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की, सोलेनॉइड की, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट में होता है। और जैसे ही एक जो है ना ओपन एंड है ना यहां पे सोलेनॉइड का, ये एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के जैसा काम करता है और दूसरा जो है मैग्नेटिक साउथ पोल जैसा काम करता है, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज द नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल जैसा काम करता है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इनसाइड है, ये जो दिख रहा है आपको अंदर, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इनसाइड है ना सोलेनॉइड के अंदर के जो है ना यहां पे, वो एक दूसरे को पैरेलल है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये एक दूसरे को पैरेलल यहां पे जा रहे हैं। और वो पैरेलल क्यों है, इसके पीछे का भी रीजन है दोस्तों, कि इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का पूरे सोलेनॉइड के अंदर, ये पैरेलल इसीलिए है बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम थ्रू आउट द सोलेनॉइड। क्या मैं बोल रहा हूं, द इंटेंसिटी, ये वर्ड खाली याद रख लोगे, पूरा सोलेनॉइड समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूं, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड के अंदर का जो पार्ट है, उसके अंदर का जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि हर जगह सेम होता है। ये चीज ध्यान में रहेगा। और ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, वन सेंटेंस में पूछ सकता है। और कल को अगर मैग्नेटिक फील्ड
सोलेनॉइड के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने पूछा तो डायग्राम बता के एक्सप्लेनेशन के साथ में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहां पे जो लाइंस अंदर जो दिख रहे थे वो इट इज पैरेलल एंड बिकॉज ऑफ पैरेलल इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, इज सेम एवरीवेयर, इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, यानी कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, इसका भी, सबका इंटेंसिटी क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, दैट इज विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर। फ्लक्चुएट नहीं करेगा, यूनिफॉर्म करेगा। यूनिफॉर्म मतलब सेम होना। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। जितना भी आज एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें से कई सारे टॉपिक ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी हमने कराया उसको एक बार और अच्छे से देख लेना, अच्छे से वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर लेना अपनी तरफ से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों एक और लेक्चर आएगा, इसी चैप्टर का एक और लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 2 भी आ जाएगा, जिसमें हम इसके आगे के पार्ट्स जो बचे हुए हैं कि यार जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, ये सभी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकता है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर, ठीक है ना, कुछ एसी एंड डीसी के बारे में, जो कि नॉर्मली ओमिटेड पार्ट है, रिड्यूस पार्ट है, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है, प्यार दिखाते रहना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना। आपको हमारा एंड गेम सीरीज जो हमने आपसे वादा किया था हम आपके लिए लेकर आना है, ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारा एंड गेम सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हमें आप लोग की सपोर्ट की जरूरत भी है। और आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप लोग अगर जो हमारी जो मेहनत है ना उसको अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो 10वीं का एग्जाम देने वाला है, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उसके साइंस में और अच्छी तरीके से मार्क्स आ जाए। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।